नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष ओझा और मेरे साथ है नरेंद्र जी सुथार करणवा, जो कि निःशुल्क जन कल्याण शिविर आयोजित कर रहे हैं। आइए उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? देखिए ऐसा है, इतने दिन से आप शिविर कर रहे हैं, कुछ थकान वगैरह नहीं कोई कुछ ऐसा? मतलब कि हम जो शिविर कर रहे हैं उसमें तो ऐसा है कि हम जब किसी वंचित को जो सरकार का लाभ देते हैं ना, तो मुस्कुराहट आती है, तो हमारा तो उत्साह बढ़ता है। अच्छा, भगवान ने हालांकि हमें उस लायक बनाया नहीं है अभी तक, तो वो मुस्कुराहट देख के हमारी तो ऊर्जा और बढ़ती है, कोई थकान नहीं है। कोई थकान नहीं है, आपकी ऊर्जा और बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। आपको ये शिविर लगाने की प्रेरणा किससे मिली और कैसे मिली? सुभाष जी, प्रेरणा की ऐसी बात है कि मैं एक्चुअली एक तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, दूसरा समाज सेवा अलग अलग तरह की होती है, बहुत अलग अलग तरह की होती है, पर मैं हमेशा क्या है कि एक अलग सोचता हूँ कि लोगों को एक्चुअली ज़रूरत क्या है। जैसे मेरे इस शिविर में कुछ लोग आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरा बीमा हो रखा है। जैसे कोई हॉस्पिटल में इलाज करवा चुके हैं, उधार पैसे ला के, ब्याज पर पैसे ला के, और उसको हम बता रहे हैं कि आपका बीमा पहले से था, तो वो एकदम मतलब देखते हैं कि यार हमें इस योजना का पता नहीं था। मतलब बहुत से लोग अभी भी सरकारी योजनाओं से अनभिज्ञ है, उनके वो योजनाएं बनी हुई है, उनको पता ही नहीं, लेकिन उनको पता नहीं है। उनको पता ही नहीं। इसमें देखो सीधी सी बात है कि मैं मतलब ऐसा है कि जो धरातल पे लोग दुखी है ना, उनके प्रति कुछ काम करना चाहिए, है ना। तो अब दूसरा कोई काम करे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। अब मैं तो सामान्य परिवार से हूँ, मेरे पास इतना कोई धन दौलत कोई है नहीं, तो मैंने ये चुना कि मैं इसके माध्यम से गाँव में शिविर लगवाऊँगा और इसके मार्फत, इसके माध्यम से जो वंचित हैं लोग, उन तक इस योजनाओं का लाभ पहुंचाऊंगा। और जो एक बहुत सारा वर्ग वंचित है, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारा वर्ग वंचित है, उनको पता ही नहीं है, तो उन तक वो जब योजना जाती है ना, उनसे कोई मुस्कुराहट, कोई माता जी जब दुखी होती है ना, वो हंसती है कि ये मेरे हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्रेरणा माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, आज वो कितना करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं देश के तो लिए, वो है ही है। तो नरेंद्र जी का ये मानना है कि जो समाज के वंचित लोग हैं, उनको एक प्रकार से ये अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचा करके, या जो अनभिज्ञ है उनको इन योजनाओं के बारे में बता करके उनको अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचा करके। ठीक है नरेंद्र जी। तो नरेंद्र जी, आप बोलते हो कि 45 लाख का बीमा किया या 50 लाख का बीमा किया, इसका लाभ उनको बीमा करवाने वालों को उनका लाभ किस प्रकार से मिलेगा? देखिए सुभाष जी, इसमें ऐसा है कि थोड़ी प्रसाद खाइए अभी हनुमान जी की, तो थोड़ा सीधा है कि जैसे 45 लाख और 50 लाख एक परिवार में जैसे 5 लोग हैं, और वो योजना में अगर आ रहे हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड जो है वो 5 लाख का बीमा है एक मेंबर का। अगर वो इस योजना में वो आ रहे हैं तो 5 लाख का वो हुआ, 5 मेंबर है, 5 आ रहे हैं तो 25 लाख का वो हुआ। 25 लाख का। ये बीमा कवर है, अच्छा, है ना, ये कोई बीमा नहीं है कि पैसे नहीं मिल रहे, ये बीमा कवर है। अब उसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी वाले में तो 5 सदस्य 25 लाख का ये हो गया, और मुख्यमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उसमें भी 25 लाख का बीमा है मुख्यमंत्री आरोग्य। अब उस 4 जनों के या 5 जनों के परिवार के टोटल बीमा कवर 50 लाख का हुआ। उसमें राज्य द्वारा जो निर्धारित बीमारियां हैं इलाज के लिए, कि ये चीज़ें बाकी कोई अमूमन ही बाहर निकाली है, बाकी अभी तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी इसमें शामिल की है। तो देखो सीधी सी बात है कि ये जो पेपर है ना, ये जैसे मैं आपको दे रहा हूँ कि 5 लाख का बीमा, 25 लाख का बीमा है, अगर ये आपके, मैं आपको दे रहा हूँ, आप लेके जा रहे हो, ये अगर काम नहीं आया ना, तो ये मतलब एक खाली पेपर है, आपके घर में पड़ा है, लेकिन ये काम आ गया और 1 लाख 2 लाख या 50,000 भी आपके हॉस्पिटल में इससे माफ़ हो गए ना, ये आपके लिए आराम है।
मतलब एक रामबाण जड़ी बूटी है ये। सही बात है। तो कहने का मतलब जो 40 लाख 50 लाख तक इलाज का खर्चा उसका राज वहन करेगा राजस्थान की सरकार, और प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार है वो सरकार वहन करेगी। ये 40 लाख 50 लाख का बीमा, कहने का मतलब ये है उनको कोई पैसा नहीं आज नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मुसीबत आ जाए परिवार पे तो सरकार उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मतलब आपके कहने का मतलब है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जी। उन योजनाओं में जो भी इनको हॉस्पिटलों के अंदर जो सुविधाएं मिलती हैं वो वहाँ पे वो इलाज के दौरान जो खर्चा आएगा वो खर्चा राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करेगी। उनको पैसे तो गरीब और वंचितों को उनका फायदा मिल जाएगा। अब तक आपने कितने शिविर लगाए हैं? देखिए मेरे टोटल तो शिविर है मेरे 27 साल में, पर टोटल शिविर तो मेरे भी 27 शिविर मेरे हैं लगाने मुझे। मैंने अब तक 15 से भी ज़्यादा 17 शिविर मैंने लगा दिए। 17 शिविर अब तक आप लगा चुके हैं। अब कोई बाकी बचे हैं, एक बार हम पूरे करेंगे। उसके बाद में और भी गाँव से फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा। बहुत से सरपंच हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा लाभ यहाँ की जनता को मिले, तो उसके बाद में सोचेंगे। पर एक बार क्या है कि मेरा खुद का भी एक काम काज है, वो भी करना ज़रूरी है। अच्छा। जो जैसे अपन जो भी काम करते हैं कि आखिर तो वो भी एक ज़रूरी है। अब मैं सब यही करूँगा तो एक बार इस शिविर जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे थोड़ा समय बाद अगर कुछ लगा और सबका सहयोग रहा तो हम वापस और भी शिविर लगाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। मतलब ये पहला दौर है, इसके बाद और भी दौर आ सकते हैं इस शिविर के? आ सकते हैं ऐसा। हाँ, अगर लोगों को आवश्यकता हुई और अगर लोगों की मांग हुई तो उनके अनुसार करना पड़ सकता है। हमें अगर सहयोग मिल भी रहा है हाँ। तो हम कर देंगे। अब तक कितने वंचितों को इस शिविर से लाभ मिला होगा आपके हिसाब से? देखिए मेरे 17 शिविर जो है ना, उसमें आप 17 में एक शिविर में मेरे जो शिविर में लोग आते हैं वो अप्रोक्स में जैसे कहीं 250 आए, कहीं 150 आए। आप एक बार है ना 150 लोग ही मानो, है ना। तो ये मेरे शिविर में कम से कम 1700 लोग, तो एक और कम से कम 2200-2300 लोग आए। उसमें से हो सकता है 300-400 लोगों का किसी कारण से काम नहीं हुआ होगा, कोई भी कारण हो सकता है। हमारी साइड नहीं चल रही है, कई बार कई गाँवों में नेटवर्क नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि अगले वाले की कोई दिक्कत ही होती है। जो बड़ा जो हेड होता है, जैसे यहाँ पे पाली है, वहाँ की दिक्कत के कारण भी नहीं होता। हम कोशिश तो करते हैं सबका करें, पर कई बार ये नहीं कर पाते। हाँ, कुछ कागजात 300-400 लोग खाली गए होंगे, ताकि हमने अब तक 17 से 18 वंचितों को लाभ दिलाया है। और यही हमारी शक्ति है, यही हमारी ताकत है कि हम आगे जो शिविर लगा रहे हैं ना, इसमें जो हमें ऊर्जा मिल रही है, तो ऊर्जा का मेन रीज़न है कि लोग काफ़ी वंचित हैं और वो हंसते जाते हैं हमारे शिविर में। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो इस शिविर से खाली लौटे होंगे, जो कुछ उनके कागज़ तैयार नहीं होंगे या कुछ ऐसी दूसरी समस्या होगी, कोई भी समस्या हो सकती है। दूसरी समस्या हो सकती है। कई जनों के क्या होता है कि जैसे पेंशन का 58 वर्ष का कर रखा है पुरुष वर्ग के लिए सरकार ने। अब उनमें सुभाष जी क्या होता है कि जैसे उनकी एज तो है 62 साल ऐसे, पर आधार कार्ड में अभी 54 ही बता रही है। तो यहाँ तो आधार कार्ड से चलेगा सब काम का। ये बड़ी समस्या हो जाती है। भेजना पड़ता है कि भाई आप इसमें चेंज करा के लाओ, और आधार कार्ड से संबंधित काम हम एक बार नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है आधार कार्ड से होता है। तो ऐसे लाभार्थी हैं अच्छे लोगों को, ऐसे जो आते होंगे लोग जो गाँव में जो मतलब इतने शिक्षित भी नहीं होते, तो उनको आपको ये बात समझाने में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती होगी। ये समझते हैं लोग, सब समझदार हैं, समझते हैं। उनको अगर सही ढंग से समझाए ना, एक तो आपको जैसे आप आए, मैं बदलाओगे आपका काम नहीं होगा, और मैं को नहीं होगा आपका काम, आप जाओ, आपको गुस्सा आएगा। और आपको समझाएंगे ना कि साहब देखो इसमें 58 वर्ष होती है, आपके इसके हिसाब से 54 वर्ष है, 4 साल कम पड़ रहे, पर अभी जो इसमें सबमिट होगा वो इस आधार कार्ड से होगा। अपन समझाएंगे, वो समझते हैं सब, कोई ऐसा है नहीं कि कोई पागल थोड़ी है, सब समझते हैं लोग। आपको धैर्यपूर्वक जवाब देना पड़ता है, रूडली बात नहीं करते। कहते हैं हम तो, देखो भाई हम तो उनको हाथ जोड़ के ये भी कहते हैं
कि आप बिराजो, हम भले रात को 8 बजेंगे पर आपका काम होगा, वहाँ तक करके जाएंगे। कई बार क्या होता है, देखिए जैसे दूध वाला होता है ना गाँव में, अब गांव में जो दूध सप्लाई करते हैं सबको सुबह 7 बजे दूध चाहिए, सबको चाहिए। अब 7 बजे पॉसिबल है क्या? सब जगह आप में दूध तो बेच एक नहीं रहे हो पहुंच या सकता। मैं बेच रहा हूँ, 100 घर की बस्ती है, 50 घर की बस्ती है, सबको 7 बजे दूध। अगर मैं एक नंबर घर में दूध 7 बजे दूंगा ना तो 50वें घर पे 9 बजे ही दिया जाएगा। 9 बजे दिए। आखिर तो वो दे, तो इसमें भी जब भीड़ एक साथ आ जाती है ना तो हम लोग उनको विनती करते हैं, बैठाते हैं। कोई बुजुर्ग माता या जो पुरुष वगैरह होते हैं उनको कहते हैं, कुर्सी देते हैं, चेयर देते हैं, अपनी कुर्सी भी दे देते हैं कि आप बिराजो, खड़े नहीं रह सकते तो। और एक और बात बता दूँ, कई जनों को हमने जो बीमार हैं वो टेम्पो में लेके आते हैं, उनको कहते हैं नीचे मत उतारो इनको, हम टेम्पो में ही उनका काम कराएं। आप पता करना, हम मतलब गाड़ी में ही उनका वो काम करके उनको भेज देते हैं वापस, कि भाई किसी को तकलीफ़ नहीं पड़े, सेवा के लिए निकले हैं तो सेवा ही करें, हम किसी को परेशान नहीं करें। आपका मुख्य उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, और वही कर रहे हैं आप। सेवा तो अब क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर कोई कर सकता है, कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, कुछ नामों पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। कैसे नाम? जैसे राजनीति से राजनीतिज्ञ समझ लीजिए, कुछ है नाम जिनके ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूँ, तो आप हमें जवाब दीजिएगा आराम से। पहला है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो देखो ऐसा है कि जितना बोले ना उतना कम है, जितना बोले उतना कम है, और बहुत ही महान शख्सियत है। मैं बताऊँ आपको, आज दुनिया के तमाम देशों की नज़रें भारत की ओर है। अब भारत पहले की तरह है ना, विनती नहीं करता है। अब भारत से अगर कोई पंगा लेता है तो भारत आंख दिखाता है। तो ये माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं इनके नेतृत्व में है। और दूसरा, आज दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देशों का अपने राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वहाँ पे सर्वसेवा राष्ट्रपति को माना जाता है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में यहाँ तक होता है कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो यहाँ तक होता है कि कौन शाबाशी देगा, पीठ से गले मिलते हैं ना, शाबाशी कौन देगा कौन नहीं देगा, यहाँ तक क्लियर होता है। शाबाशी देना मतलब एक दूसरे को छोटा, आप मेरे को शाबाशी दे रहे हो, आप बड़े हो मैं छोटा हूँ। तो ये जो है ना, ये मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहे हैं उनके। हाँ, मोदी जी के हमने भी देखा ये, है ना, पैर छू रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उनको किसी ने बोला नहीं है कि आपको पैर छूना है, कि पैसे नहीं दे रहे कि आपको पैर छूना है, इतने अरबों रुपए खरबों रुपए हम दे रहे हैं। वो अपनी भावनाओं से देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये जो जैसे देखो पार्टी को सींचा तो बहुत जनों ने, पर आज की दौर में जो पार्टी का है ना वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी आगे बढ़ रहा है, भाजपा भी आगे बढ़ रही है और अच्छा काम हो रहा है। और पूरे विश्व में जो सम्मान मोदी जी को मिल रहा है वो देश के लिए भी बड़े सम्मान की बात है। देश को मिल रहा है, वो मोदी जी वो को देश नहीं को ही मिल रहा सम्मान मिल रहा है, वो देश को मिल रहा है। और मोदी जी ऐसे सकते जो ये कहते भी हैं कि ये सब देश का है। है। हाँ, ये देश का, ये 125 करोड़ प्रधानमंत्री जी देशवासियों का कोई सम्मान है। नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति नहीं है, ये पूरा देश है। पूरा देश है। दूसरे नंबर पर है हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या बताऊँ आपको, बताओ क्या जानना चाहते हैं? उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में बात कर लीजिए। भविष्य के बारे में तो मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, पंडित तो आप हो, आप उनके बारे में बता सकते हो। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि युवा है, कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। अगर अच्छे ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे हो सकता है कि वो पार्टी को सींचे। बड़े नेता है, देखो इनके बारे में अपन क्या छोटे लोग इतनी राय पे, अपना काम वो अपना काम वो कर रहे हैं। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी। भजनलाल जी के बारे में देखो ऐसी है बात के, अरे राय पूछ रहे हैं ना, ऐसी राय पूछ रहा हूँ नॉर्मली, आपके विचार ऐसा है कि देखो भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो पहली बार के विधायक और पहली बार के मुख्यमंत्री, फिर भी उनके नेतृत्व में सरकार को वो जिस प्रकार से राजस्थान में चला रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मतलब एकदम नया आदमी,
जो कभी विधायक भी 5 साल नहीं रहा, और उसको अगर इतना बड़ा, क्योंकि राजस्थान है, राज्य बड़ा है, और इतना सब मिल रहा है, और वो जिस ढंग से अभी सरकार लोगों को काम कर रही है, क्योंकि भजन लाल जी भी देखो, मैं तो फॉलो करता हूँ, तो देखता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी है, और लोगों और जनता के लिए बहुत मतलब कि आदि भाव है उनके अंदर, तो अच्छे हैं, और बहुत अच्छी सरकार हमारी बहुत अच्छे काम कर रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, देखिए ये तो बड़े नेता हैं, पर इनके बारे में छोटी राय कि आप बता रहे हो, तो जो अशोक गहलोत जी, आज मैं बता रहा हूँ, कई जगह पर, कई नीति नियम कायदों पर, कानूनों पर एक अच्छे व्यक्ति साबित हो रखे हैं। बताओ, मैं भले बीजेपी से छोड़ा था, मैं आदमी की वो देखता हूँ कि आदमी कैसे वर्क करता है, लोगों के बारे में क्या सोचता है, ठीक है ना। कहीं एक वो जाके वो आ जाता है पार्टी का उनके भले, पर कई बार कई अच्छे डिसीजन उन्होंने लिए हैं। वो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने सरकार चलाई है, 5 साल चलाई है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो ख़राब है। ठीक है, अच्छे मुख्यमंत्री थे अब, और आगे तो बुजुर्ग हो गए, आगे जैसे जो नए आएंगे, पर अच्छे व्यक्ति है अशोक गहलोत जी। मैं मिला भी हूँ उनसे एक बार। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, अशोक जी से मिला भी हूँ, मतलब कोई किसी खाने पे मिले थे हम लोग, मैं जयपुर था तो अच्छे व्यक्ति हैं मतलब। उनको भी पता था मैं बीजेपी से हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे अपने एक टेबल पे बैठाया, भोजन कराया, तो ये उनकी भी उदारता है। तो ऐसी भावनाएं रखते नहीं हैं, ठीक है, मतलब मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं होना चाहिए, नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ और भजन लाल जी, इनकी जोड़ी है ना, राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिस प्रकार से अभी काम चल रहा है, अगर वैसा ही काम चले तो आने वाले समय में राजस्थान में जो एक प्रणाली प्रक्रिया बनी हुई है, 1 साल में सरकारें बदलती है, हर साल तो हर 5 साल में, शायद भजन लाल जी और मदन लाल जी अब की बार ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और अब की बार भी जब विधानसभा के वापस चुनाव होंगे, तो राजस्थान की विधानसभा में कमल खिलेगा और कमल खिलेगा। मतलब आपको ये लगता है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है राजस्थान में? देखिए, सरकार के काम काज करने के तरीके से लगता है, कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी में इसलिए काम काज करने के तरीके से लगता है, क्योंकि वो बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, तो अच्छा है। और मदन जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत उदार व्यक्ति है। एक किस्सा आपको बता देता हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। जयपुर में प्रदेश कार्यालय है, उसके ऊपर एक रूम बना हुआ है। जब भी मदन जी जैसे दौरे पे रहते हैं, तो बड़े मिनिस्टर हैं, तो वो वहाँ रुकते हैं रात को। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता मिलने जाते हैं ना, मैं मिलने गया था ना एक बार, उनके बेडरूम में ना, बेडरूम के अंदर हम लोग चले गए, अंदर बैठे थे हम बेडरूम के अंदर। तो गुजरात के मोरबी के विधायक आए हुए थे, तो मैंने फिर बाद में मैंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब आप इतने भी सीधे मत बनिए, कुछ मतलब डांटना भी सीखिए हम लोगों को। हम आपके बेडरूम में आ गए, अब तो हम आपके बाथरूम में आ जाएंगे। तो मतलब इतने है। अब आप समझो कि एक बेडरूम तो प्राइवेसी होती है, आदमी सोता है कर, पर वहाँ तक वो मतलब इतने पार्टी के प्रति कृतज्ञ हैं। कहने का मतलब कि वो सबको एक समान समझते हैं कि नहीं यार, कोई भी काम है तो आओ मंदिर बैठाओ, बात करो मेरे से, कोई समस्या है बताओ। तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, और मेरे तो काफ़ी अच्छे संपर्क हैं उनसे, मतलब बहुत सहज और सरल स्वभाव, बहुत अच्छे स्वभाव। और बाली के विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे बहुत बढ़िया विधायक है, लगातार 6ठी बार जीत दर्ज करना कोई खाने का काम है नहीं। कहीं ना कहीं तो वो जनता के दिलों में राज करते होंगे, तो लोग उनको ऐसा मान सम्मान दे रहे हैं, और आज भी वो बहुत उदार है और सक्रिय है, और बाली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको लाडले विधायक भी बोलते हैं। 200 विधायक हैं बाली राजस्थान में, ये पहले विधायक हैं जिनके नाम के आगे लाडले शब्द का प्रयोग होता है। 200 मतलब 199 विधायकों के आगे नहीं लगता है, इनके आगे लगता है, तो बात है। अब मैं क्या ज़्यादा प्रशंसा करूँ, आपको लगेगा कि ये उनके लोग हैं तो ऐसा बोलते हैं, पर ये
मतलब सीधी सी बात है, अच्छे विधायक है, सक्रिय विधायक है और जनता के प्रिय है। तो ये थे नरेंद्र जी हमारे साथ में, और हमने धन्यवाद आपका। इनके शिविर के बारे में और इनके साथ बातचीत की और इनकी राय ली, और इन्होंने बहुत ही सरल और सहजता से अपने विचार प्रकट किए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कभी मिलिए चाय पे। जरूर। थैंक यू।